स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 67th बीपीएससी पीटी के लिए मैं जो लेटेस्ट पैटर्न है इम्तिहान पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। और यहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसका पूरा क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जैसा कि मैंने बताया था कि इस टेस्ट का हर एक टेस्ट जो है मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। एक पार्ट में रहेगा 1 से 75 और नेक्स्ट में रहेगा 75 से 150 तक, ठीक है। तो आप लोग को जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो 30-30 मिनट का मैं वीडियो हर पार्ट में बनाऊँगा और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए तो पहला नंबर यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इम्तिहान पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 67 बीपीएससी लेटेस्ट पैटर्न पे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है 3 कथन दिया गया है, ठीक है। और 3 कथन यहाँ पे आप लोगों का इसमें पूछ रहा है कि कौन से इसमें सत्य हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि इसमें जो है वो सभी कथन जो है सत्य हैं। यहाँ पे पहला बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, ये सही है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, सही है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्मन वंश जो था वो कश्मीर पर शासन नहीं किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। और कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये तीनों जो वंश थे ये कश्मीर पे शासन किए थे। अगर पूछेगा कि इनको सही कालक्रम में अरेंज करें तो सबसे पहले कारकोट वंश ने शासन किया, उसके बाद उत्पल वंश ने शासन किया, उसके बाद लोहार वंश ने कश्मीर पर शासन किया था। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में। तीसरा में बोल रहा है कि चोल काल के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें देखिए गलत कोई भी नहीं है, सारा सही है। यानी कि चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, सही है। इस काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, सही है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना था, सही है। इस काल में कलंजू सोने का सिक्का था, यह भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, क्योंकि सभी जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट आइए 4th नंबर में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर क्या है। तो यहाँ पे है बुद्ध की पूजा। तो महायान वाले क्या है कि बुद्ध को भगवान की तरह भगवान मानकर उनकी पूजा अर्चना करते थे, जबकि हीनयान जो है बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक महापुरुष समझते थे। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे देखें पहला जो है मगध, तो मगध का हो जाएगा अजात शत्रु, मिलाते जाइएगा। अजात शत्रु जो मगध का शासक अजात शत्रु था। वहीं पे आइए वत्स, वत्स का हो जाएगा उदयन, तो 2 का बी हो जाएगा। अवंती में आइए, अवंती का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंड प्रदोत, ऑप्शन ए। और कौशल का यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रसेनजीत, एक ही बच गया तो ये सी हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। बोल रहा है कि डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। तो छठा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित करीब 1700 से ऊपर सराय थे, इन्हीं को ही डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा था। नेक्स्ट आइए 7 नंबर में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासन काल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश जारी किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। 4 कर कौन कौन से थे, तो यहाँ पे आप लोग इसका याद रखिएगा कि 4 कर कौन कौन से थे। तो ये हो जाएगा आपको जजिया कर, जकात कर, खराज कर और खम्स कर।
और पूछता है कि जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, निम्नलिखित में बेमेल जोड़े की पहचान करें। इसको यहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। दो में आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो 9 नंबर में यहाँ पे आइए, टोडर जो मल थे वो भागवत पुराण का था, तो टोडल मल यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। चलिए, तो 9 नंबर के यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया था, और बदायूनी जो थे वो रामायण का किए थे फारसी में, तो बी का 1 हो जाएगा। और फैजी जो थे वो गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद किए थे, याद रखिएगा। और इब्राहिम जो सरहिंदी थे वो आपका अथर्ववेद का अनुवाद किए थे, और अब्बुल फजल जो थे वो पंचतंत्र का अनुवाद किए थे। तो इस तरह से 9 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 10वें नंबर में, बुरा शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। 10वां नंबर, पहला बोला कि पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य में हुई थी, तो 10वां का यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। पहला नंबर, बोला शिवाजी के राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया, ये भी सही है। तीसरा बोला शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, ये गलत है, अष्ट दिग्गज नहीं कहा जाता था, अष्ट प्रधान कहा जाता था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। शिवाजी के अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, तो चौथा भी सही है, यानी कि इसका आंसर सी जो है वो केवल गलत है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, 11 नंबर बोला कि मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा थी, तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन का ये एक शाखा थी। तो मोपला विद्रोह पूछता है कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह जो था वो 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो अली मुसलियार थे। ये पूछा हुआ है कि मोपला विद्रोह के नेता कौन थे, तो याद रखिएगा अली मुसलियार। और यह जो आंदोलन था ये मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। 12 नंबर में आइए, 1927 में भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों में सुधारने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बटलर कमेटी की यहाँ पे बनाई गई थी। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्मिथ कमेटी और स्ट्रेची कमेटी जो थे ये दोनों ये अकाल आयोग से संबंधित थे। 13 नंबर में आइए, बोरा नीचे दिए गए कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें, तो पूछ रहा है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, सही है। इसके शासनकाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ये भी सही है। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में की गई थी, ये गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ऑप्शन डी जो है, कर्नवालिस के कार्यकाल में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी केवल गलत है। 14 नंबर में ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें और इनमें से कौन से कथन जो है वो सत्य है, तो यहाँ पे याद रखिए रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, सही है। लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था, ये भी सही है।
कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। ये भी सही है, यानी 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 15 नंबर में आइए, किस संस्था के सदस्यों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1925 ईस्वी में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें कि HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों का इसमें हाथ था। और इसी घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन लाल को और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसको चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, 17 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो के तहत प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने मिलकर किया था। नेक्स्ट आइए 18 नंबर, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है? तो इस तरह का कथन वाला जो क्वेश्चन है वो इधर देख रहे थे आप, CDPO में बहुत सारा क्वेश्चन, करीब 6-7 क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन इसमें शामिल किया जा रहा है। तो 18 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। TR होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और वहीं पे अगर पूछेगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम और टेलर ने कहा था। और VD सावरकर का आप लोग जानते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे वीर सावरकर ने। 19 नंबर में ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र पुणे में की थी स्थापना। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, यहाँ पे सूची को मिलान करना है। तो 20 नंबर का यहाँ पे देख लीजिए। 20 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक एक करके आप लोग देख ले। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना अगर पूछेगा तो वो एनी बेसेंट ने 1898 में किए थे। ठीक है, लेकिन वेदांत कॉलेज यहाँ पे है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। पहले छाट किस तरह से करना है आंसर देख लीजिए। तो वेदांत कॉलेज का जो संस्थापक हो जाएंगे वो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, और बेलूर मठ का जो हो जाएंगे वो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। तो 20 का यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और डी का आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद आइए शारदा सदन, तो शारदा सदन का हो जाएंगे रामाबाई, और पूना सार्वजनिक सभा के हो जाएंगे MG रनाडे। तो इस तरह से आपका इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्रनायक कहा, सही है। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक इसमें सही है, यानी कि सभी जो है वो सही है। 22 नंबर में ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे याद कीजिएगा, अगर प्रथम राजनीतिक संस्था बोलेगी भारत में तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड होल्डर सोसाइटी। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने 1838 ईस्वी में कोलकाता में की थी, और ये एक तरह से इसको बंगाल जमींदार सभा की संज्ञा दी जाती है। 23 नंबर में ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न में से किस संस्था को
अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन का। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन दास मिलकर के आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और उसके बाद जब 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ तो इसका फिर उसमें विलय कर दिया गया था। 24 नंबर में आइए, देखिए फिर से एक कथन वाला आ गया कि किस भारतीय ने लिखा है कि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में है। और ये जो शुरू हुआ था ये आपका हुआ था 1951 में। 26 नंबर में आइए, बोला कि शेर खां यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। शेर खां जो है वो शेर शाह सूरी के लिए यूज किया गया है। शेर शाह सूरी को ही शेर खां कहा जाता था। तो शेर खां ने बंगाल के किस शासक को हराकर हजरते आला की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि हजरते आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेर शाह सूरी ने यानी कि शेर खां ने। और पूछेगा कि किसे हराकर? तो नुसरत शाह को हराकर शेर शाह सूरी यानी कि शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, बोला है मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी सूफी संत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इसका जितने भी ऑप्शन है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 27 का यहाँ पे देख लें, ये 27 में मखदूम सफरुद्दीन याह्या मनेरी के बारे में कहा गया है कि इनका जन्म बिहार के मनेर में 1290 में हुआ था, जो कि सही कथन है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिला से था, ये भी पूरी तरह से सही है। इनके उपदेशों का संकलन मकुते बातें सदी में की गई है, ये भी सही है। और इनकी मृत्यु जो है वो बिहार शरीफ में हुई थी, ये भी एकदम सही है। तो ये सभी कथन सही है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे सही। 28 नंबर में ये औरंगजेब के समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया है? अगर ब्रिटिश यात्री बोलेगा तो जॉन मार्शल हो जाएगा, और अगर डच यात्री बोलेगा तो डी ग्रैफी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ब्रिटिश यात्री बोला है, तो ये हमारा जॉन मार्शल इसका सही आंसर हो जाएगा। और बर्नियर जो था, याद रखिएगा, बर्नियर जो था वो अंग्रेज के समय में आने वाला पहला जो है वो ब्रिटिश अधिकारी था, ब्रिटिश यात्री था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, बोला मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वक्षत्रांग कहा गया है? तो ये हो जाएगा महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक को। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, कौटिल्य ने राज के सप्तांग सिद्धांतों में किसे आंख कहा गया है? तो 30 नंबर का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अमात्य यानी कि मंत्री को। तो इसमें देखिए सप्तांग मतलब 7 अंग शासन का बताया है, राज्य का 7 अंग शासन के 7 अंगों को यहाँ पे कौटिल्य ने तुलना किया है, जिसमें राजा को शीर्ष यानी कि सर, और अमात्य यानी कि मंत्री को आँख, जनपद को पैर, दुर्ग को भुजा, और कोष को मुख, और सेना या दंड को मस्तिष्क कहे हैं। और कौटिल्य के अनुसार ये अंग राज्य की रक्षा और संचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। 31 नंबर में ये वर्ष 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल सरकार ने किस जेल में रखा था? तो ये हो जाएगा हनुमान नगर के जेल में। बाद में क्रांतिकारियों ने इस जेल पर हमला करके जयप्रकाश नारायण को छुड़ा लिया था। 32 नंबर में आइए, मई 1930 में पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सर अली इमाम की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, 33 बोला कि चंपारण एग्रेरियन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, इसका हमेशा याद रखिए। अगर कितने सदस्य पूछेगा तो यहाँ पे 6 सदस्य हो जाते हैं, और एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। याद रखिए इस क्वेश्चन में
33 में कि चंपारण एग्रेरियन समिति में एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। तो यहाँ पे सदस्य केवल पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो FG सलाई। ये कई बार पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे इसके, तो बहुत सारे लोग इसमें DJ रीड मार देते हैं, जो कि गलत होता है। वो सदस्य थे, DJ रीड जो थे वो सदस्य थे, जबकि इसके अध्यक्ष जो थे वो FG सलाई, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, उन्हीं को बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था। तो कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध कैप्टन ली ग्रांट के साथ लड़ा था 23 अप्रैल 1858 को। उसके बाद 2 दिन के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। 35 में ये बरदोली विजय संदेश है किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य जो पुस्तक है वो है रश्मिरथी, प्राणभंग, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका और द्वंद्व गीत और हारे को हरिनाम आदि। ये सब रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना है। 36 में आइए, बिहार में राजकीय पक्षी उत्सव करलौ जो था वो वर्ष 2021 में मनाया गया था। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 37 का यहाँ पे देखिए, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1955 को हुई थी, सही है। यह योजना वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों पर लागू होता है, ये भी सही है। प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान की जाती है, सही है। अपर प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान की जाती है, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो सभी कथन दिए गए हैं वो सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी, तो ये सभी जानते हैं 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे। 39 नंबर में आइए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरुआत करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष पालेकर को। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है कि इसमें जो कृषि का जो है वो खर्चा बहुत ही न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और इसकी खोज जो थे वो सुभाष पालेकर ने किए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो है महाराष्ट्र के किसान थे। 40 नंबर में, ये बिहार के कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहान। 41 में आइए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाएगा। और 20 में पूछेगा हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरेलॉक को माना जाता है। तो ये यहाँ पे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो रेपो रेट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगर उधार लेगा तो रिवर्स रेपो रेट। 43 में आइए, बोला कि बिहार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 43 का इसका बोरा सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। बाकी इसमें सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है ये 44 में, बोरा बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 39,191.87 करोड़ रुपया, जो कि टोटल बजट का 16.5% होता है, सबसे ज़्यादा। 45 में ये आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, अगर आकस्मिक निधि पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 267 में, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा ये लोक लेखा निधि का किस में वर्णन है, तो लोक लेखा निधि बोलेगा तो वो 266 का 2 में वर्णन है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, बोला 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही असत्य जो हो जाएगा वो केवल बी हो जाएगा, आय अंतराल 40% नहीं 45% है, जबकि यहाँ पे सभी जो दिया गया है वो सही है।
47 नंबर आइए, बोला भारत के सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये जो है ये राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर से होकर गुजरात से गुजरती है। और यह नहर पंजाब में ब्यास एवं सतलज नदी के संगम के निकट हरी के बराज से निकलती है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक उच्च बंधुता दर्शाती है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देख ले ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, बोला किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B3 को नियासिन या फिर इसको निकोटिनेमाइड कहा जाता है। और B1 को आप लोग को थायमिन कहा जाता है, B2 को आपको राइबोफ्लेविन कहा जाता है और B6 को जो है वो पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो यहाँ पे देख ले ऑप्शन ए जो है विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में, 51 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है। तो 51 का हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ओ रक्त समूह सर्वदाता है, सही है। AB रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी सभी से ब्लड ले सकता है, सही है। रक्त समूह AB पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, सही है। AB में एंटीबॉडी नहीं जबकि एंटीजन होता है। रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की है। विलियम हार्वे जो है वो रक्त संचरण का खोज की है, ना कि रक्त समूह का। अगर रक्त समूह बोलेगा तो इसका हो जाएगा लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। 52 नंबर में आइए, निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? तो BMD का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है बोन मिनरल डेंसिटी। और ये जो है ये अस्थि की भंगुरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 53 नंबर पे, यहाँ पे बुरा आविष्कार और इसके आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे खोज होना चाहिए ना कि आविष्कार। तो यहाँ पे खोज, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो 53 के यहाँ पे आप लोग एक एक करके देख ले। बैक्टीरिया की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, तो ए का 2 हो जाएगा। हृदय प्रत्यापन की खोज किसने की थी? तो बी का 1 हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्राकृतिक वरण का पहले आइए यहाँ पे पुनरावर्तन का, तो पुनरावर्तन का अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा। तो डी का 3 और प्राकृतिक वरण का आप लोग जानते हैं चार्ल्स डार्विन। तो इस तरह से करके 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि 2 1 4 3। 54 में आइए, शरीर का तापक्रम निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो 54 का याद रखिएगा, भूख, प्यास, तापक्रम नियंत्रण, प्यार और घृणा और जल के उपापचय, पसीना आदि का नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। 55 में आइए, रक्त में अम्लीयता बढ़ने से हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्त में अगर अम्लीयता बढ़ेगा तो हृदय गति बढ़ जाएगी और अम्लीयता घटेगी तो हृदय गति घट जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में, हृदय की धड़कन का नियंत्रण निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो यहाँ पे थायरॉक्सिन और एड्रिनल का स्वतंत्र रूप से जो है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए और बी बोथ। 57 का ये आधुनिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? तो ये लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन ए। 58 नंबर है, ये इजी है। रेशम कीट पालन हो जाएगा सेरीकल्चर, सही है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, सही है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, सही है। शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वो कवक का यानी कि फंगस का होता है, जबकि शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो डी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में, जीव द्रव्य में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, क्योंकि कारण क्या है कि जीव द्रव्य में करीब 80% जल पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 76% होता है। तो यहाँ पे जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है।
नेक्स्ट है ये 60 नंबर में नाशपाती का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पासन। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में बादल और कोहरा किस कोलाइडी विलियन के अंतर्गत आते हैं? तो 61 का यहाँ पे आप लोग याद कर ले अच्छे से। 61 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव एरोसेल। और द्रव एरोसेल में क्या होता है कि गैस में द्रव, द्रव एरोसेल में याद रखिएगा गैस में द्रव। और वहीं अगर वायु धुआं बोलेगा तो ये हो जाएगा गैस में ठोस। नेक्स्ट है ये 62 नंबर में शरीर के किस स्थान पर मामूली कट जाने पर रक्त स्कंदन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिटकिरी और फेरिक ऑक्साइड ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 63 का यहाँ पे सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फ्लिंट कांच। देखिए कैमरा रहेगा या फिर दूरबीन रहेगा, यानी कि दूरबीन का लेंस, और विद्युत बल्ब रहेगा तो ये फ्लिंट कांच हो जाएगा। जबकि अगर धूप चश्मा बोलेगा तो ये क्रूक्स कांच हो जाएगा, और प्रयोगशाला में उपयोग करने वाली कांच हो जाएगा तो वो पायरेक्स हो जाएगा। 64 नंबर में ये यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व इसका बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 65 नंबर में निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? तो याद रखें दो ऐसा धातु है जिसका संक्षारण नहीं होता है, वो है सोना और प्लेटिनम। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन ई। 66 में ये मांसपेशियों में किस अम्ल की अधिकता के कारण थकान का अनुभव होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल जम जाता है, उसके कारण थकान का महसूस होता है। 67 आइए दांतों का इनामेल निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फोरेट से, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 68 बोल रहा है कि निम्नलिखित बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो बेमेल जोड़े यानी कि कौन सा इसमें गलत जोड़ा है उसके हम लोग को पहचान करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम जो है चिली सॉल्ट पीटर सही है, इसका ये एस्क है। टीन का एस्क जो है कैसिटेराइड है, ये भी सही है। तांबा का जो है क्यूप्राइट है एस्क, ये भी सही है। निकेल का नीले लाइट नहीं है, याद रखिएगा ये मीले लाइट है, ठीक है, मीले राइट। नेक्स्ट आइए तो ऑप्शन डी ही इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 69 में गैसोई गैस में मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में प्राकृतिक रबड़ को वल्कनीकरण करने हेतु किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? तो ये सभी जानते हैं, ऑप्शन बी सल्फर हो जाएगा। यानी प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। 71 नंबर में ये प्राथमिक इंधरूस में अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? तो भिब्जियोर यानी कि बैगनी हो जाएगा अंदर की ओर और लाल हो जाएगा बाहर की ओर। और प्राथमिक इंधनुष यानी कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा तो प्राथमिक इंधनुष बनेगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में निम्नलिखित में से 72 नंबर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? यानी कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी से बदलने में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए डायोड बल्ब का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए 73 में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे कैडमियम और बोरॉन का छड़ जो है इसको नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 74 नंबर पे यहाँ पे सूची को मिलान करना है, तो क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा मैक्स प्लांक, एक्सरे हो जाएगा रॉन्सन, ट्रायड बल्ब जो हो जाएगा ट्रायड यानी कि ट्रांजिस्टर बल्ब हो जाएगा आपका लीडी फॉरेस्ट, और सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कि 74 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इस टेस्ट 1 का पार्ट 1 में आपका ये आखिरी क्वेश्चन है। जल्दी इसका जो बचा क्वेश्चन रहेगा वो पार्ट 2 में करवाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा सेट, और आप लोग इसका पूरा टेस्ट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब कंटिन्यू इस पर टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए चलाया जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कटे हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये तो आप लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर पूछेगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स पूछेगा तो 2.42 मारिएगा, और क्रिटिकल एंगल जो होता है हीरा का वो 24 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा दोनों पॉइंट। ठीक है, तो जल्द आशा करते हैं ये टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बहुत पसंद आ रही होगी, और उम्मीद करते हैं आप लोग आगे भी इस तरह हमारे इस चैनल को प्यार देते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं इस पे अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में 75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th BPSC PT के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज इम्तिहान पब्लिकेशन का टेस्ट नंबर 1 का आज हम सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं, और ये जो है आपका 76 से लेकर 150 तक का होगा। 1 से लेकर 75 तक का मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया था, ये इसका अंतिम पार्ट है टेस्ट 1 का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 76 से शुरू करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो इसमें से सभी सत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, सही है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, ये भी सही है। रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरा के फिल्म से की जाती है, सही है। स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ये भी सही है। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। और इसके विपरीत अगर दूर दृष्टि दोष में बात करें तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। और दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का यूज करते हैं। 77 में ये एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है। यहाँ पे देखिए आप लोग सब अंदाज लगा के मारते हैं, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड होता है जो कि WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है, और आपको हमेशा वही आंसर देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक रेंज में याद कर लिए हैं तो उसी में आप लोग दे रहे हैं कि हाँ 45 से 55 है तो 50 भी है 45 भी है तो ऑप्शन ई लगा दिए, ऐसा आपका गलत होगा। WHO ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि 45 डिसमिल तक का जो साउंड है वो सुरक्षित होता है एक नगर के लिए, तो आप लोग को 45 डिसमिल यहाँ पे मानना पड़ेगा। वहीं सड़क यातायात के लिए 53 डेसिबल को मानक माना गया है। और भारत में जो ध्वनि प्रदूषण है उसका विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है ये 78 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है। तो 78 का इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा ये देखिए, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में राज्य को निर्देशित करता है। 79 में आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो 79 का देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार में भी वर्णित किया गया है राज्य का परिभाषित को, और राज्य के नीति निर्देशकता तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। तो इस हिसाब से 79 का आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में बुरा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि यहाँ चुनाव में मतदान करना ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये एक विधिक अधिकार के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। शेष यहाँ पे तीनों जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं। 81 नंबर में आइए, यहाँ पे है डैश का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिहार। परिहार मतलब रिमिशन। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति है, जिसमें वह क्षमादान, लघुकरण, परिहार और विराम तथा प्रविलंबन के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
और यहाँ पे देखिए परिहार का अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण स्वरूप अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष की कठोर कारावास को राष्ट्रपति क्या करता है कि कारावास कठोर ही रहता है लेकिन 5 वर्ष को कम करके 3 वर्ष का कठोर कारावास कर देता है, यानी उसकी दंड की प्रकृति में कोई कमी नहीं करता बल्कि उसका जो है कठोर कारावास को यहाँ पे परिवर्तन करता है, न कि उसकी प्रकृति में। 82 में आइए, बुरा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संवैधानिक पदाधिकारियों के समान वरीयता अनुक्रम को इंगित करता है। यहाँ पे समान वरीयता अनुक्रम बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उप प्रधानमंत्री, अगर कोई ऐसा पद वर्तमान में है तो। फिलहाल अब अभी उप प्रधानमंत्री का जो है वो पद अभी समाप्त कर दिया गया या कोई अभी उस पर नहीं बैठाया जा रहा है, पहले था तो ये जो था वरीयता क्रम में ये शामिल था। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि वरीयता अनुक्रम का टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक ऑर्डर से संबंधित एक सूची होती है जिससे उनकी वरीयता की स्थिति स्पष्ट होती है। 83 में आइए, बुरा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक प्रस्तुति प्रदान की गई। तो यहाँ पे 83 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 84 में। 84 बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया। तो 84 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया ये था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। याद रखिएगा, नवीन जिंदल बनाम यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया है, यहाँ पे भारत संघ होता, ठीक है। तो भारत संघ, तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 19 का 1 के ए में अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो कई बार पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस अधिकार के तहत आता है, उसमें बहुत सारा अधिकार दिया रहेगा जिसमें से ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 85 में ये प्रत्यार्पण संबंधित है, तो ये हो जाएगा संघ सूची से। प्रत्यार्पण में क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ समझौता करते हैं कि अगर कोई उनका अपराधी उस दूसरे देश में जाके बैठा हुआ है तो प्रत्यार्पण संधि के तहत एक दूसरे को उसको सौंप देते हैं। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में, बोला भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 सी का संबंध किस राज्य के विशेष उपबंध से है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। यहाँ पे अनुच्छेद 371 में 371 ए बी सी डी करके है और ये पूर्वोत्तर राज्य का विशेष प्रावधान करता है, जिसमें से सी जो है ये मणिपुर से संबंधित है। 87 का ये त्रिशंकु संसद यानी कि हैंग पार्लियामेंट का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कि संसद में जब किसी दल को बहुमत नहीं होता है तो बोला जाता है कि त्रिशंकु संसद बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 88 में। 88 बोला कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये किसको प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वार्षिक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। और ये अनुच्छेद 323 के तहत जो है यूपीएससी अपना वार्षिक जो क्रियाकलाप होता है उसका एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा 323 के तहत। और इस प्रतिवेदन को फिर राष्ट्रपति जो है संसद पटल पे रखता है। 89 में आइए, बोला भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर। और इसका जो है भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। 90 में आइए कि भारतीय संविधान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है।
तो भारत के शासन के लिए ये जो आधारभूत हो जाएगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ऑप्शन बी। और संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देश के शासन में मूलभूत घोषित किया गया है, आर्टिकल 37 के तहत। नेक्स्ट है 91 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करें। तो असत्य जोड़ा इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, एस्किमो कनाडा सही है, मसाई अरब गलत है, वेदास जो है श्रीलंका सही है, बोरो ब्राज़ील सही है। तो केवल जो बी जो है मसाई अरब ये गलत है, ये अरब नहीं हो जाएगा बल्कि ये पूर्वी अफ्रीका का केन्या हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, केन्या पूर्वी अफ्रीका का मसाई जनजाति वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 92 में, तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो 92 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित मरुस्थल है उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन और तनामी मरुस्थल, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। 93 में आइए, निम्नलिखित में से किस हवा को गिन्नी के तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हर्मटन। और यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है और यह पवन सहारा से गिन्नी तट की ओर बहती है और गिन्नी तट पर इसी हवा को डॉक्टर विंड यानी कि डॉक्टर हवा कहा जाता है। 94 में ये कोको जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो हो जाएगा ये आपका अंडमान और कोको द्वीप, म्यांमार जो म्यांमार का है भाग, उसका जो है ये दोनों आपस में कोको जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो 94 का डी हो जाएगा। 95 ये ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेती से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं से इसका संबंध नहीं है। ट्रक फार्मिंग क्या होता है कि सब्जियों, फलों एवं फूलों की खेती के लिए एक नवीन विधि है और इसमें एक विशेष प्रकार का ट्रक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है और यह विधि अधिकांशतः अमेरिका में प्रचलित है। 96 नंबर में आइए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। नेक्स्ट आइए 97 में, बोला व्हीलर द्वीप का विकास निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के मुहाने पर हुआ है। ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा में है और व्हीलर द्वीप भी इसी के निकट है, व्हीलर द्वीप। और इसका वर्तमान में इसका नाम बदल करके इसका रख दिया गया है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, लौह यौगिक के कारण यानी कि फेरस ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में, 99 नंबर बोल रहा है यहाँ पे कि बिष्ट दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो जो बिष्ट दोआब है वो व्यास और सतलज नदी के मध्य स्थित है और व्यास और दोआब किसको कहते हैं? तो दो नदियों के मध्य जो उपजाऊ भूमि होता है उसी को दोआब कहते हैं। और बिष्ट दोआब जो है वो व्यास और सतलज नदियों के मध्य, जो कि पंजाब राज्य है, वो आता है इसमें अंतर्गत। 100 नंबर में आइए, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रीटेशियस युग में। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में, एक मिनट, 101 में आइए, रिहंद परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इस रिहंद, यहाँ पे एक रिहंद बांध है, उसका नाम भी गोविंद वल्लभ पंत डैम है। तो याद रखिएगा ये डी है। और अगर ऑप्शन में दे कि रिहंद परियोजना या रिहंद बांध, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 102 का ये बर्दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखिए ऑप्शन ए, गुजरात में। 103 में आइए, बोले निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 103 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्पोपो नदी। ठीक है, और कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो पूछेगा तो भूमध्य रेखा को 2 बार,
लिम्पोपी नदी पूछेगा तो मकर रेखा को 2 बार, और माही नदी पूछेगा तो कर्क रेखा को 2 बार। तो ये तीनों नदी आप लोग याद रखिएगा। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोन ने इसका सिद्धांत दिया था। और इसके अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार मौसमी स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है 105 नंबर में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो खनिज अन्वेषण निगम बोलेगा तो ये नागपुर में हो जाएगा, ठीक। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो वो धनबाद में हो जाएगा। और आपका राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वो उदयपुर में है। नेक्स्ट आई 106 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो 106 का आपका सही हो जाएगा पीपल। पीपल का जो वृक्ष है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है, और राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है, और राजकीय पक्षी गोरैया है, जबकि राजकीय पशु जो है वो बैल है। नेक्स्ट है 107 नंबर में, पूरा बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। एक चीज़ इसमें और पूछता है कि बिहार के कितने जिले नेपाल से या फिर बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती हैं? तो दोनों में 7-7 जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है 108 नंबर में, 108 नंबर बोल रहा है कि मृदा संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो 108 का यहाँ पे देखिए 1 से अधिक हो जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पे ई इसका सही हो जाएगा। यानी कि प्रति भूमि पर घास व पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव पर रोक लगाना सही है। अतिचारण पर नियंत्रण करके ये भी सही है। वृक्षारोपण के माध्यम से वायु रोधन प्रणाली का निर्माण करके ये भी सही है। फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास, ये भी सही है। तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है 109 में, कशिश वाटरफॉल किस जिला में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में कशिश वाटरफॉल। और इसका एक सबसे फेवरेट जो है वो तुतला जलप्रपात है, याद रखिएगा रोहतास में ही है। वो बहुत बार पूछ सकता है, अभी नहीं पूछा है लेकिन ये पूछेगा कि तुतला जलप्रपात कहाँ पे है, तो याद रखिएगा वो भी जो है वो रोहतास में है। नेक्स्ट है 110 नंबर में, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तंबाकू की कृषि नहीं की जाती है? तो इसको ऐसे याद रखिए कि देखिए बिहार में जो तंबाकू की खेती होती है वह मुख्यतः उत्तरी बिहार के वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज आदि जिलों में होती है, जबकि जो दक्षिणी बिहार है उसमें तंबाकू की खेती नहीं होती है। तो दक्षिणी बिहार में केवल यहाँ पे एक बक्सर दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे तंबाकू की खेती नहीं की जाती है। 111 में आइए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है 112 नंबर में, भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट है, ये सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी, जामताड़ा, झारखंड। और जामताड़ा एक वजह से और फेवरेट है, और ये जो है यहाँ पे जो साइबर ठगी के मामले में ये देश भर में पूरा चर्चित ये जिला है, झारखंड का जामताड़ा। और जामताड़ा पे एक शायद वेब सीरीज या फिर मूवी भी बन के आई हुई है। नेक्स्ट है 114 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है 115 में, बोला ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है यहाँ पे, ONDC परियोजना को पूरा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा नंदन नीलेकणी, जो कि यहाँ पे इन्फोसिस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 116 नंबर में, 116 बोल रहा है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी कि ZED प्रमाणन योजना के उद्देश्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 116 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजार को सीमित करना, ये जो है ये शामिल नहीं है।
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट में वेस्टेज को कम करना शामिल है, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करना शामिल है, ऊर्जा की बचत करना शामिल है। डी ऑप्शन जो है वो शामिल नहीं है। 117 में ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लागूकरण की अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 2021 से लेके 2026 ईस्वी के बीच में। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना की अवधि जो है 2021 से 2026 के बीच में है। नेक्स्ट आइए सेमीकॉन यानी कि सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाम से ही पकड़ लीजिएगा, बंगलोर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 119 नंबर में, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो किया जा रहा है यहाँ पे देखिए ए और डी एक ही ऑप्शन दे दिया गया है, तो याद रखिएगा ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 120 का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे में। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। नेक्स्ट आइए 121 नंबर में, देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अल-स्टोम नामक कंपनी ने, जो कि गुजरात में इसका जो प्लांट है सावली के पास, उसी में इसका निर्माण किया जा रहा है। और यह ट्रेन जो है 180 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल सकेगी। और इसके द्वारा जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के फर्स्ट फेज में दिल्ली से मेरठ तक का इसमें दूरी तय किया जाएगा। 122 नंबर में आइए, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल दादरा। यहाँ पे आप लोग अपने मन से नेहरू मत लगा दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल दादरा इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है। तो भारत सरकार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दादरा के जन्म की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा किया गया है। और याद रखिएगा ये जो जवाहरलाल दादरा हैं ये लोकमत समाचार समूह के संस्थापक भी रहे हैं। और यह सिक्का जो है 2 जुलाई 2023 को जारी किया जाएगा। 123 में ये वर्ष 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। तो 123 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 314.51 मिलियन टन। नेक्स्ट आइए 124 में, यहाँ पे बोला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नेची फू सुरंग की खुदाई की जा रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो है क्या किया जा रहा है, इसका बीआरओ के द्वारा ये किया जा रहा है ताकि जो चीन सीमा से लग रही है भारत की जो सीमा, वहाँ पे सैन्य सामान जो है आसानी से पहुँचाया जा सके। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 125 में ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा स्वयं सेवकों को। 126 में ये किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। 127 में ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CB के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। ठीक है, और ये जो है विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेन लॉन के CEO हैं। नेक्स्ट आई 128 में, पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में 4 भारतीय शामिल हैं। किस भारतीय को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दानिश सिद्दीकी, जो कि बहुत चर्चा में भी रहे हैं। 129 में ये 129 बोल रहा है कि मई 2022 में आसनी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। और जो आसनी चक्रवात है इसका जो नामकरण है
वो सिंहली भाषा में श्रीलंका ने रखा है, जिसका अर्थ होता है क्रोध। 130वां ये किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया, यानी डाक जो था वो वितरित किया। तो 130 का ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अब गुजरात के कच्छ जिला में। और जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया वो ड्रोन जो था वो गुरुग्राम के एक स्टार्टअप कंपनी टेक ईगल ने बनाया था। 131 में ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रदर्शित है। तो 131 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी 6%, याद रखिएगा। 132 नंबर में आइए। 132 में बोला कि द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 2021 के बीच किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए झारखंड। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, जो कि स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई पहली राष्ट्रपति हैं। 133 नंबर में आइए। 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो ये हो जाएगा सोरारई पोट्टू। याद रखिएगा, सोरारई पोट्टू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, 68वीं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। 134 में ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुग्राम में। आप लोग यहाँ पे विश्व शांति स्तूप मत समझ लीजिएगा, ये है विश्व शांति केंद्र। तो कई बार ऑप्शन में अगर राजगीर रहेगा तो राजगीर मार्ग के निकल जाइएगा, सोचिएगा सही है, वो गलत है, वो विश्व शांति स्तूप है। यहाँ पे विश्व शांति केंद्र बोल रहा है, जहाँ पे लोगों के मानसिक, भावनात्मक और चरित्र विकास से दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना करने के लिए यहाँ पे हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र विकसित किया जा रहा है। 135 में ये मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेश रैना को। नेक्स्ट आई 136 में भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो 136 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 136 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। ठीक है, नेक्स्ट आई 137 में किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या उसकी कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक हो गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश में। नेक्स्ट आई 138 में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी रूस ने। 139 में ये हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली है। इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है। तो 139 का यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि वर्तमान में जो है कितने हो गए हैं 54, 5 को, लेकिन अभी हाल ही में तुरंत 5 जैसी आर्द्रभूमि को मान्यता दिया गया, उसके बाद तुरंत जो है 10 और आर्द्रभूमि को मान्यता दी गई है, जिससे अब बढ़ करके टोटल 64 हो गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहले वाले थोड़ा सा डाटा के हिसाब से कि जो 5 जो दिया गया था आर्द्रभूमि, उसमें कितने जो है ऑप्शन में दिए गए हैं तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 139 का करिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, उसके बाद पलिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, और पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है। यानी कि 1, 4, 5 जो है वो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में 30 क्वेश्चन साइंस और 30 क्वेश्चन मैथ्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है वो मैथ्स हैं। और मैथ्स में आप लोग को क्या किया करवाया जाएगा कि मैथ्स में केवल आप लोग को आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 140 में ये जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट ने। 141 में ये बोला 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 27 वर्ष थी,
और 5 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 40। 42 नंबर का आप लोग मैथ देख लीजिए। 42 का जो स्टॉप करके 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 250। 43 नंबर आप लोग देख लीजिए, स्टॉप करके पढ़ लीजिए, इसका मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ। 143 का हो जाएगा ऑप्शन सी 11/120। 144 का सीरीज में आइए, तो 144 का जो सीरीज है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 640। 145 में आइए, 145 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 6 दिन। तो ये सब जो वीडियो है क्वेश्चन है, आप लोग स्टॉप करके इसका मैथ्स पढ़ सकते हैं, बनाने का प्रयास कर सकते हैं। 146 नंबर आइए, 146 का हो जाएगा बी 52:53, 52:53। नेक्स्ट आइए 147 में, 147 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट आइए 148 में, 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33.1/3%। नेक्स्ट आइए 149 में, 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 घंटा। इसको कैसे कीजिएगा, तो शॉर्टकट है 30/5 - 3, ठीक है, तो 30/2 यानी कि 15 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 150 में, 150 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 किलोमीटर। इस तरह से हमारा टेस्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही मिलते हैं आपको टेस्ट 2 में इसी तरह का बेहतरीन प्रश्न लेकर के, और लेटेस्ट पैटर्न पे है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टेस्ट हमारा बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी टेस्ट या इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।